Hello students. So let us start or continue with our topic. We have found the resultant of the two vectors by using triangle law of vector addition or by using parallelogram law of vector addition. If any two vectors A and B inclined at angle theta at any point or at any particle, then their resultant or magnitude of their resultant is given by R is equal to A square plus B square plus 2AB cos of theta under the this we have found. If beta is the angle made by the resultant with the direction of vector A, then the direction of R with the A, that is tan of beta, that is equal to B sin theta upon A plus B cos of theta, that we have found. यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन. मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्टली द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन वी यूज लॉ ऑफ कोसाइन. हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करते हैं यहाँ पर. तो देखते हैं हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस है क्या. लॉ ऑफ कोसाइंस, अगर मान लो हमारे पास ये r इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, यही है. सो स्क्वेयरिंग दिस बोथ साइड वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. सो वी गेट 2ab cos of theta is equal to r square minus a square minus b square. So cos of theta is equal to r square minus a square minus b square upon 2ab. This law is known as law of cosines. So this is law of cosines. Up, whenever we have to find out the angle between any two vectors inclined at a particle or at a point at any time, then if we have to find out the angle between the two vectors, then we have to directly apply this formula, that is cos of theta is equal to r square minus a square minus b square upon 2ab. दूसरा आपके पास आता है कौन सा, लॉ ऑफ साइंस. उसको देखते हैं हम लोग. लॉ ऑफ साइंस आपके पास क्या है. सो लॉ ऑफ साइंस, हमारे पास हमने बात की थी जब हमारे पास कोई दो वेक्टर्स यानी टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा. ये मैंने मान लिया वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी. Vector A that act along the direction OP and B that is along OQ, and the angle between these two vectors, मैंने क्या किया, इसको प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से, इस लाइन को, and angle between these two that is angle theta. यहाँ से अगर रिजल्टेंट की बात करें, then the resultant is given by this R, ये आपके पास आ गया.
थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इज गिवन बाय आर। ये आपके पास आ गया रिजल्ट। हमने क्या किया यहाँ पर, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एन। ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। दिस इज पॉइंट एन ऑन ओ पी प्रोड्यूस्ड, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल से देखें, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन क्यू, पूरे ट्राइंगल ले ली ओ एन क्यू, सो क्यू एन अपॉन ओ क्यू दैट इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू, ये एंगल आपके पास, दिस एंगल दैट इज एंगल बीटा, आर मेक्स एंगल बीटा with the direction of A, so it is equal to sin of beta. So Qn that is equal to OQ sin of beta. So Qn that is equal to OQ that is equal to R. So it is R sin of beta. Let it be number 1. Again from triangle, इस ट्राइंगल को देखते हैं पी एन क्यू, पी एन क्यू, क्यू एन अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। सो क्यू एन अपॉन दिस वन, क्यू एन की वैल्यू निकाल देते हैं, क्यू एन दैट इज इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा। सो क्यू एन दैट इज इक्वल टू पी क्यू हमारे पास है बेटा किसके बराबर, बी साइन थीटा के बराबर। सो लेट इट बी नंबर 2। अगर हम लोग दोनों से देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी क्यू एन के बराबर है और ये भी क्यू एन के बराबर है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड्स दीज आर आल्सो इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज आर साइन बीटा दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सो आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। लेट इट बी नंबर 3। अब क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर देते हैं P से, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। सो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन OQ। ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास फिर से ये ट्रायंगल्स आ गए। पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं ट्रायंगल OMP। ठीक है, इस एंगल को, ये बीटा है तो इस एंगल को मैंने एंगल मान लिया अल्फा, दैट दिस एंगल दैट इज इक्वल टू अल्फा। सो इन दिस ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर है, सामने वाला एंगल आपके पास आ गया तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस। सो PM अपॉन कौन सा आपके पास OP दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा। सो PM दैट इज इक्वल टू OP साइन ऑफ बीटा। सो PM दैट इज इक्वल टू OP आ गया A के बराबर, A साइन ऑफ बीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया आपके पास। अब अगर मैं चलूं अगले की तरफ, फिर से देखते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग किससे, इन ट्रायंगल PMQ। PMQ इसमें देखते हैं PM अपॉन
PQ that is equal to sine of alpha. So PM that is equal to PQ sine of alpha. So PM that is equal to PQ देखें तो किसके बराबर है, B sine of alpha. Let it be number 5. 4 और 5 से देखें, from 4 and 5 अगर हम लोग देखें तो ये भी PM के बराबर, ये भी PM के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड्स दीज आर आल्सो इक्वल. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट B sin alpha is equal to A sin beta. So B upon sine of beta is equal to A upon sine of alpha. This is equation number 6. अब अगर इन दोनों को देखें हम लोग, थर्ड एंड सिक्स्थ, B upon sin beta that is equal to A upon sin alpha, B upon sin beta that is equal to R upon sin theta. इसका मतलब ये जो है इसके भी बराबर है और इसके बराबर है, तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए. सो देयरफॉर फ्रॉम कहाँ से, थर्ड एंड सिक्स्थ, फ्रॉम थर्ड एंड इक्वेशन नंबर सिक्स्थ आपके पास क्या आ गया, दैट इज R upon sin theta is equal to A upon sin alpha is equal to B upon sin of beta. This is known as law of sines. This is called law of sines. इसी को क्या बोला है हम लोगों ने, लॉ ऑफ साइंस. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला. मीन्स आपके पास यार R अपॉन साइन ऑफ थीटा अपोजिट वेक्टर्स के बीच में जो बना है, ठीक है. A अपॉन साइन ऑफ अल्फा किसके बीच में, जो दो अपोजिट के बीच में बना है, वेक्टर्स के बीच में, ठीक है. देन B अपॉन साइन ऑफ बीटा जो दो अपोजिट वेक्टर्स के बीच में बना है. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये करना है. अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल केसेस की. स्पेशल केसेस में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली वेक्टर का एडिशन किया था, उसी के स्पेशल केसेस हम लोग करेंगे यहाँ पर. तो उनको देखते हैं हम लोग. सो लेट अस सी स्पेशल केसेस. हमने बात की थी कि दैट R is equal to resultant of two vectors, that is A square plus B square plus 2AB cos of theta under the root, and tan of beta is equal to B sin theta upon A plus B cos of theta. पहली बात हमारे पास, पहला केस, when two vectors act along same direction. दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा 0 डिग्री हो गया तो इसका मतलब कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, R इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अंडर द रूट, क्योंकि कॉस किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1. सो R इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर अंडर द रूट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB दैट इज I प्लस B का होल स्क्वायर. So R is equal to A plus B, means
रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। यही हम लोगों ने तब किया था जब हम लोगों ने इनको ज्योमेट्रिकली ऐड किया था। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। tan ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू b sin ऑफ 0 डिग्री अपॉन a प्लस b cos ऑफ 0 डिग्री। So that is equal to 0, sin 0 0, so beta that is equal to 0 degree. It means that R act along the direction of A and B. ठीक है, R जो है किसके डायरेक्शन में एक्ट करेगा? along the direction of A and B. अब बात करते हैं हम लोग इसकी, जब हमारे पास सेकंड वन केस when two vectors act in opposite directions. अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करते हैं दो वेक्टर्स। उस दौरान देखते हैं क्या होता है आपके पास। अपोजिट है तो थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सभी को पता है cos 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1। तो इसमें रखेंगे हम लोग तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर द रूट। सो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट। सो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ये b माइनस ए भी आ सकता है आपके पास। दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट आप लोगों के पास आएगा। सो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। tan ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू b sin ऑफ 180 डिग्री अपॉन a प्लस b sin ऑफ cos ऑफ 180 डिग्री। ये फिर से कितना जाएगा? 0, क्योंकि ये आपके पास 0 हो गया। So in this case, beta either that is 0 degree or 180 degree. It means the resultant that will act along the direction of the bigger vector means R acts along the bigger vector. जो बड़ा होगा उसके along जो है वो आपके पास एक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड केस, जब दो वेक्टर आपके पास क्या हो, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर एक्ट कर जाएं, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट परपेंडिकुलर एक्ट कर जाएं दो वेक्टर, तो हम लोग देखते हैं कैसे। उस केस में आपके पास थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 सभी को पता है कितना आता है? cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो चली गई 0। सो r दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। हम लोग बात करें किसकी? डायरेक्शन की। सो tan ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू b sin ऑफ 90 डिग्री अपॉन a प्लस b cos ऑफ 90 डिग्री। सो tan ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू b इंटू 1 अपॉन a प्लस 0 cos 90 दैट इज 0। So tan of beta that is equal to b upon a, और beta that is equal to tan inverse b upon a के बराबर। अगर ये सिचुएशन देखें हम लोग, तो सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरीके की है। अगर हम लोग यहाँ से देखें, so this situation is like this। ये वेक्टर a, ठीक है, और ये वेक्टर आपके पास आ गया b। दोनों के बीच का एंगल आ गया कितना?
90 डिग्री। रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग पैरेललोग्राम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। Then the diagonal of the parallelogram that represent the resultant vector, यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो ये जो आपके पास डायगोनल है, डायगोनल दिस वन, ये डायगोनल दिस विल रिप्रेजेंट द resultant vector. दिस इज एंगल बीटा। इस तरीके से ये भी वेक्टर आपके पास किसके बराबर है, बी के बराबर, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए के बराबर आपके पास है। सो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। When the two vectors these act in the same direction, then simply the magnitude of the resultant of the two vectors that is equal to the sum of the magnitudes of the two vectors. और जब आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है, then the resultant is equal to the difference of the magnitudes of the two vectors. And when the two vectors are perpendicular to each other, then the magnitude of the resultant that is equal to the square root of the sum of the square of the टू वेक्टर्स। इसके बराबर आप लोग ये निकाल करके चलोगे। और अगर किसी और एंगल के ऊपर आए तो आप लोगों ने रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस फार्मूला से निकालना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसकी बात लेकर चलते हैं। कंडीशन फॉर द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, जीरो रिजल्टेंट। जीरो रिजल्टेंट के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या आती है। हमने पहले भी बात की थी कि भाई जब भी हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स जो हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट साइड्स ऑफ द ओपन पॉलीगॉन टेकन इन द वन ऑर्डर, देन their resultant is represented by the closing side of the polygon taken in the opposite order. लेकिन अगर सेम ऑर्डर में ले लें तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमारे पास कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट। हमारे पास क्या है कि जब भी हम दो वेक्टर्स की बात करते हैं, तीन वेक्टर्स की बात करते हैं, when the three vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the three sides of the triangle taken in the one order, then their resultant is a जीरो। तीन साइड्स हैं ट्रायंगल की, उन्हीं से तीन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, और तीनों को किस में ले लिया हम लोगों ने, वन ऑर्डर में ले लिया। तो उनका रिजल्टेंट क्या हो गया आपके पास, दैट इट इज इक्वल टू जीरो। सो व्हेन थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल at the same time are represented in magnitude and direction by three sides of triangle taken in one order, then their resultant is जीरो।
मान लो हमारे पास कोई तीन वेक्टर्स, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तीन वेक्टर्स की बात करेंगे हम लोग। ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, ओ पी की तरफ को ले लिया मैंने। ये वेक्टर हमारे पास आ गया वेक्टर बी, क्यू की तरफ को ले लिया, और ये हम लोगों ने ले लिया वेक्टर सी। इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने ये बढ़ा दिया। अब देखो तीनों जो हैं वो एक ऑर्डर में है हमारे पास, वन ऑर्डर में दिया है हम लोगों ने, सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड द पार्टिकल दैट इज इन इक्विलिब्रियम, फॉर दिस वन हमारे पास एक कंडीशन आती है कि दैट ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू बी अपॉन पी क्यू, दैट इज इक्वल टू, दिस इज वेक्टर सी, ये वेक्टर सी लिया था हम लोगों ने, दैट इज सी अपॉन क्यू ओ। ये कंडीशन है हमारे, इसको यूज भी करेंगे हम लोग। एंड द पार्टिकल दैट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास एक्ट कर रहे हो और उनका रिजल्टेंट जीरो हो, then these number of vectors are represented by the different sides of the polygon taken in one order, taken in a one order। तो उस केस में आपके पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लो आपके पास ऐसे कर दिया मैंने, ये ए आ गया आपके पास, दिस इज वेक्टर बी आपके पास आ गया, दिस इज वेक्टर सी आपके पास आ गया, ये आपके पास डी हो गया, दिस इज वेक्टर ई, दिस इज वेक्टर एफ। तो इन सभी का जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो ऑर्डर है आपके पास, दिस ऑर्डर दैट इज अ वन ऑर्डर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट द पार्टिकल दैट इज इन अ इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द जीरो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब किसकी, लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम वैसे फिजिक्स में हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, मैथमेटिक्स में आप लोग इसका ज़्यादा यूज करते हो, सो फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम बेटा हमारे पास क्या होती है कि इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एंड आर इन अ इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। लैमिस थ्योरम। देखते हैं क्या बोलती है ये थ्योरम। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस acting on a particle at the same time are in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि उनका जो नेट इफेक्ट है दैट इज इक्वल टू जीरो। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल between other two forces।
इसमें क्या है, जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मैंने मान लिया एक इस साइड पर एक्ट कर गया, ये मान लो मैंने ए मान लिया इस साइड, ठीक है, इस साइड को मैंने मान लिया ये बी, ठीक, और इस साइड को मैंने ये मान लिया सी। तीन फोर्सेस आ गए। अब ये क्या है आपके पास, एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, यहां पर ये मैंने नाम दे दिया इसको ओ। यहां पर आपके पास ये जो एंगल है, दिस एंगल, लेट दिस एंगल दैट इज अल्फा, ये एंगल मैंने मान लिया कि भाई ये आपके पास सेकंड वन एंगल, दिस एंगल इज बीटा, और ये जो एंगल है आपके पास, दिस एंगल दैट इज एंगल गामा। तो हमारे पास क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, दैट इज ए अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ गामा। दिस वन इज लेमीज थ्योरम। ये आपके पास कौन सी थ्योरम हो गई, लेमीज थ्योरम जो है वो हो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं एक और इक्विलिब्रियंट वेक्टर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा हुआ आपके पास, इक्विलिब्रियंट वेक्टर, उसकी बात करेंगे हम लोग। कोई भी वेक्टर जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर को बैलेंस करे किसी भी टाइम के ऊपर, उस वेक्टर को हम लोगों ने बोल दिया उन वेक्टर्स का इक्विलिब्रियंट वेक्टर, मतलब उनको क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है। सो दैट वेक्टर इज नोन एज इक्विलिब्रियंट वेक्टर। सो इक्विलिब्रियंट वेक्टर कौन सा वेक्टर हुआ, एनी वेक्टर विच बैलेंसेस टू और मोर वेक्टर, एनी वेक्टर विच बैलेंसेस two or more vectors is called equilibriant वेक्टर। उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट वेक्टर, ठीक है। हम लोग यहीं तक आज करेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब लेकर के चलेंगे जो कि वेक्टर से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की, विच आर रिलेटेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो उन क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चंस में देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 14 न्यूटन आर एक्टिंग अपॉन अ बॉडी, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मैग्नीट्यूड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहला आपके पास, मान लो पहला फोर्स जो है आपके पास, लेट, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। पहला मान लो मैंने ए मान लिया कितना है, 10 न्यूटन है। दूसरा बी मैंने मान लिया 14 न्यूटन। हमसे पूछा गया है दैट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स ऑन द बॉडी। तो देखो हमें पता है कि भाई रिजल्टेंट हमारे पास आता है किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इन द रूट। ए
हमारे पास फॉर मैक्सिमम, पहले बात करते हैं फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होना चाहिए, दिस कॉस ऑफ थीटा दैट शुड बी इक्वल टू +1 होना चाहिए आपके पास। ठीक, ये +1 हो गया तो हमारे पास ये आ जाता है a² + b² + 2ab, तो दैट इज a + b का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो r आ जाता है आपके पास a + b, यही हो जाता है। तो r दैट इज इक्वल टू 10 + 14 दैट इज इक्वल टू 24 न्यूटन अलॉन्ग 10 न्यूटन एंड 14 न्यूटन, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दूसरी बात करते हैं हम लोग फॉर मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स की बात करें तो कॉस ऑफ थीटा दैट शुड बी इक्वल टू -1 के बराबर होना चाहिए। तो r कितना आ जाएगा, a - b और b - a, कुछ भी आ सकता है आपके पास, या तो a - b कर लो या b - a, क्योंकि यहाँ पर बनेगा a² + b² - 2ab दैट इज a - b का होल स्क्वायर या फिर b - a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको जो बड़ा है उसको यूज करूंगा पहले। तो r दैट इज इक्वल टू 14 - 10 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब जो बड़ा है डायरेक्शन दैट इज अलोंग द बिगर वेक्टर, सो देयरफॉर दिस r इज अलोंग which one 14 न्यूटन, इसके अलावा आपके पास एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 इक्वल फोर्सेस। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, जिसमें क्या बोला गया है कि दैट 2 इक्वल फोर्सेस have their resultant equal to either। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल फोर्सेस मतलब A इज इक्वल टू B दैट इज इक्वल टू F, have their resultant equal to either। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू A और B दैट इज इक्वल टू F, यही हो गया, इक्वल टू either। अब इसमें बोला गया दैट एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, कितने एंगल के ऊपर वो इंक्लाइन कर रहे हैं। तो हमें पता है दैट कॉस ऑफ थीटा, सोल्यूशन निकालें हम लोग अगर इसकी बात करें, कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू r² - a² - b² अपॉन 2ab। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू r किसके बराबर है, f के बराबर, माइनस f² - f² अपॉन 2f इंटू f। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से बच गया आपके पास -f² अपॉन 2f²। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2। सो कॉस -1/2 कहाँ पर आता है, 120 डिग्री के ऊपर। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ध्यान रखना है, मैंने बोला है कई बार पूछा जाता है 120 डिग्री वाला केस। सो कॉस कितना आ गया, 120 डिग्री। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया 2 फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio 3:5 gives a resultant of 28 न्यूटन। फोर्सेस दिए गए हैं, उनकी रेशो दी गई है 3:5। तो मान लो मैं मान लूँ A को मान लिया 3x और B को मैंने मान लिया 5x न्यूटन मान लिया, और इनका रिजल्टेंट दे रखा है 28 न्यूटन, ये दे रखा है हमारे पास। If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 60 डिग्री, हमने क्या करना है, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है।
तो हमें पता है कि दैट आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। ये है 28, 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री अंडर द रूट। सो 28 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस दिस इज 30x स्क्वायर इंटू 1/2 अंडर द रूट। 28 is equal to 9x square plus 25x square plus 15x square under the root। ये कट गया आपके पास। सो 28 is equal to, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आ गया 49x square under the root। सो 28 is equal to स्क्वायर रूट लेंगे तो 7x, तो x यहाँ से आ गया 4 के बाद। So therefore A is equal to 3 into 4 that is 12 Newton, और B की बात करें तो B is equal to 5 into 4 that is equal to 20 Newton। So these are the two forces। ये हम लोगों ने फोर्सेस देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें बोला गया 2 इक्वल फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट। 2 इक्वल फोर्सेस हैं, तो इक्वल फोर्सेस हमने मान लिए A इज इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू F, क्योंकि इक्वल है हमारे पास। द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। Square of their resultant is equal to 3 times their product. It means 3 times of their product। अब square आ जाएगा, ठीक है। Find the angle between them। एंगल फाइंड आउट करना है, सीधा सा फॉर्मूला लगा दो। cos of theta is equal to r square minus a square minus b square upon 2ab। cos of theta is equal to r square 3f square। यही r square की वैल्यू है, फिर से स्क्वायर मत कर देना इसका कहीं, ये r square की ही वैल्यू है। माइनस f square माइनस f square अपॉन 2 इंटू f इंटू f। सो cos of theta is equal to, ऊपर बच गया बेटा f square अपॉन 2f square। So cos of theta is equal to 1/2। So theta that is equal to 60 degree। That's आगे एंगल इजी है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। इसमें बोला है 2 forces acting on a particle in the opposite direction have the resultant of 10 Newton। अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैंने मान लिया a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये मैंने मान लिया, ठीक है। इसको दे दिया नंबर 1, ठीक। एंड इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर देयर रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन। राइट एंगल की ऑपरेट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट देन इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। नंबर 2, फाइंड द 2 फोर्सेस। दोनों फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। अब इसको स्क्वायरिंग कर दूं मैं, दोनों साइड तो आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2500 फ्रॉम 1। इसको नंबर 3 दे दिया मैंने, फ्रॉम 1।
ए की वैल्यू निकाल लूँ मैं, ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, बी प्लस 10 के बराबर। सो यूजिंग इन 3 बाई 3 मैं यूज कर रहा हूँ इसको नंबर 4 दे दिया मैंने, ठीक है। सो बी प्लस 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। सो बी स्क्वायर प्लस 100 प्लस 2a भी आएगा तो कितना आ गया 20b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। तो हमारे पास बच गया है कितना 2b स्क्वायर प्लस 20b माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड में 2 से डिवाइड कर दूं मैं। सो बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। 13 to 40 कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया b स्क्वायर प्लस 40b माइनस 30b माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कॉमन ले लूँ मैं, इनसाइड बच गया b प्लस 40 माइनस 30 कॉमन ले लिया तो b प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो b प्लस 40 इंटू b माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो b प्लस 40 इज इक्वल टू 0 या फिर b माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो b दैट इज इक्वल टू माइनस 40 या फिर b इज इक्वल टू 30। अब b क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये आपके पास फोर्स जो है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैं इसको नेगेटिव नहीं मान कर चलता हूँ, तो मैं पॉजिटिव मान कर चलता हूँ। सो देयरफॉर दिस b दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन मैंने इसको मान लिया। देयरफॉर फ्रॉम दिस फोर्स निकालना है, A इज इक्वल टू किसके बराबर, b प्लस 10 था तो 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 40। सो फोर्सेस हमारे पास आ गए कितने, A इज इक्वल टू 40 न्यूटन एंड B दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इस तरीके से हमारे पास ये फोर्सेस निकल गए। नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने जो आज सीखा वो लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग, फिर देखते हैं क्या आता है इसमें। इसमें बोला गया है डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ मास ऑफ 0.03 किलोग्राम। मास दिया गया है 0.03 किलोग्राम, इसको डिस्प्लेस करना है हम लोगों ने। फोर्स कितना फोर्स चाहिए, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग until the string makes an angle of 30 degree with the vertical। ये है, यहाँ से सपोर्ट आ गई, यहाँ से स्ट्रिंग है, ये मैंने मान ली इस तरीके से, ये पॉइंट वो मान लिया, ये मान लिया, ये यहाँ पर मास को हैंग किया। यहाँ से क्या किया, इसको इस तरीके से ऐसे डिस्प्लेस किया गया और यहाँ पर बना दिया इसने कितना एंगल, 30 डिग्री का एंगल। यहाँ ये एंगल बन गया 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ऐसे ये पॉइंट मान लो मेरे पास आ गया D और यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट मैंने ले लिया, ये पॉइंट आ गया C। यहाँ पर फोर्स लगा दिया मैंने ये F। भाई यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए यही पूछा गया है कि दैट डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ मास ऑफ 0.03 किलोग्राम सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब जब तक कि ये 30 डिग्री एंगल नहीं। अब देखो इसका वेट हमेशा आपके पास, बेटा वेट जो है वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वेट तो एक्ट करके नीचे की तरफ को ये mg करना। टेंशन जो है वो लगेगी इस तरीके से,
और फोर्स लग गया इस साइड। ट्रायंगल बन गई आपके पास OCB, ये वाली बन गई आपके पास। फोर्स इस साइड को लग गया, mg इस साइड को, तो mg जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर हम लोग मान करके चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखें अगर हम लोग mg वेट दैट इज इक्वल टू कितना आपके पास मास है 0.03 इंटू 9.8, तो ये आ गया आपके पास 8 24 9 27 और 2 29 1 2 3 न्यूटन। मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ 0.3 न्यूटन के बराबर आपके पास है आ गया वेट करेक्ट करके। ठीक है, सो इन ट्रायंगल कौन सी OCB। अब रेशियो लगाएंगे हम लोग, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो mg अपॉन OC, ये mg अपॉन OC इज इक्वल टू F अपॉन CB, ये F अपॉन CB इज इक्वल टू T अपॉन BO। यही लगाया था हम लोगों ने, क्योंकि रिजल्टेंट क्या हो गया 0, यहीं तक करना है, तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पर 0 एक्ट कर गया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। अब इससे तो कुछ भी लेना देना नहीं है हम लोगों को, हम लोग यहीं से बात करेंगे, फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया mg इंटू CB अपॉन OC। अब यहाँ पर देखिए CB इज द परपेंडिकुलर और OC दैट इज अ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज अ tan ऑफ थीटा, तो मैं लिख दूँ इसको F इज इक्वल टू mg इंटू tan ऑफ 30 डिग्री, दिस एंगल tan ऑफ 30 डिग्री। सो F इज इक्वल टू mg कितना निकाला बेटा हम लोगों ने 0.3 इंटू tan ऑफ 30 डिग्री दैट इज 1 अपॉन √3। रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, सो F इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा आपके पास दैट इज 0.3 इंटू दिस इज 1/3 इंटू √3, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, सो F इज इक्वल टू 0.3, इसको काट दो आप लोग तो कितना आ गया 0.1 इंटू दिस इज 1.732, तो ऑलमोस्ट F इज इक्वल टू 0.173 न्यूटन के बराबर आपके पास ये फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अगर ये राउंड ऑफ नहीं करना हो आप लोगों ने तो भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला कंसेप्ट लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने बेटा इतना पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिवाइज करना है, वेक्टर के कंसेप्ट को आप लोगों ने, और यूटी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने जो सिलेबस है आप लोगों का पिछला जो सिलेबस है उसको पढ़ते रहना है आप लोगों ने। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नेक्स्ट।